नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है। आज इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आप सभी से रॉबर्ट के मर्टन के बारे में बात करूंगी और उनका एक सिद्धांत प्रकार्यवाद हम डिस्कस करेंगे। हम सभी मर्टन के नाम से भली भांति परिचित हैं। इन्होंने समाजशास्त्र के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हम सभी इनके इस योगदान को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारी अवधारणाएं समाजशास्त्र के अंतर्गत दी है। इसमें एक अवधारणा है मध्य स्तरीय सिद्धांत। इनका मानना था कि समाजशास्त्र में अभी बड़े बड़े सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर मध्य स्तरीय मिडल रेंज थ्योरी का प्रचलन किया जाना चाहिए, का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उनको लागू करके हम बड़े सिद्धांतों की तरफ बढ़ सकें। उनकी दी गई प्रकार्यवाद की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन्होंने प्रकार्यवाद को नवीन समाजशास्त्रीय पहचान प्रदान की। इनका मानना था कि समाज में जो भी इकाइयां हैं वे निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य समाज के लिए करती हैं और इसी को उन्होंने प्रकार्य के रूप में परिभाषित किया, प्रकार्य के रूप में बताया। संरचनात्मक प्रकार्यवादी विश्लेषण को मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रस्तुत किया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें इन्होंने प्रकार्यवाद की अवधारणा दी थी। इन्होंने बताया कि प्रकार्यवाद एवं प्रकार्यवाद की जो विश्लेषण की अवधारणा है वे मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन और क्लाइड क्रूखोन से इन्होंने ग्रहण की। टालकट पार्सन्स भी इनके गुरु रहे हैं और इन्होंने अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने जो भी कुछ सीखा है वह अपने गुरुजनों से ही सीखा है और उनकी सीखी हुई बातों को ही मैं आगे लेकर जा रहा हूँ। अब हम प्रारंभ करते हैं कि प्रकार्य क्या है। मर्टन ने प्रकार्य शब्द फंक्शन, प्रकार्य से तात्पर्य है यहाँ पर फंक्शन, और प्रकार्य शब्द का 5 विभिन्न अर्थों में उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि फंक्शन को हम 5 विभिन्न अर्थों में समझ सकते हैं। पहला, प्रकार्य सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में, अर्थात किसी फंक्शन में हम जाते हैं या हम ये कहते हैं कि हमारी गली में फंक्शन है, हमारे स्कूल में फंक्शन है, हमारे कॉलेज में फंक्शन है, हमारे घर में फंक्शन है, तो प्रकार्य को सबसे पहले रूप में सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में देख सकते हैं। सेकंड, व्यवसाय के रूप में, आप क्या फंक्शन करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है। थर्ड, एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में, कि आप किस पद पर बैठे हैं और इस पद के फंक्शन क्या है, किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस पद पर रहते हुए आप क्या कार्य करेंगे। और फंक्शन का चौथा अर्थ है, फोर्थ है, गणित शास्त्रीय संदर्भ में, मैथमेटिकली भी हम फंक्शन को समझ सकते हैं, किसी इकाई का मैथमेटिकल फंक्शन क्या है। एंड फिफ्थ है, प्राणी शास्त्रीय अथवा व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक कार्य प्रणालियों के रूप में, किस तरह से हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वे अलग अलग फंक्शन करके हमारी व्यवस्था, हमारे शरीर को बनाए रखते हैं। इस रूप में भी फंक्शन को परिभाषित किया जा सकता है, फंक्शन का अर्थ लगाया जा सकता है। तो मर्टन ने प्रकार्य के 5 अर्थ बताए हैं और ये कहा है कि इन विभिन्न अर्थों के माध्यम से हम प्रकार्य को समझ सकते हैं। तो प्रकार्य क्या है? प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अनुकूलन लाते हैं, सामंजस्य को बढ़ाते हैं और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देते हैं, यही प्रकार्य है। प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते, जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहती है, अनुकूलन बना रहता है, वे प्रकार्य के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। अब
प्रकार्यवाद को समझाने के लिए मर्टन के द्वारा एक पैराडाइम दिया गया था और इस पैराडाइम में 11 इकाइयाँ थी। मर्टन के द्वारा प्रस्तुत पैराडाइम में 11 इकाइयाँ हैं जो इस प्रकार है, जिसके आधार पर हम मर्टन के पैराडाइम को, मर्टन के प्रकार्यवाद को समझ पाएंगे। तो इसकी पहली इकाई है वे आइटम जिन पर प्रकार्य आरोपित किया गया है। मर्टन का ये मानना था कि समाज की विभिन्न इकाइयाँ समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करती है और ये कार्य ही प्रकार्य कहलाता है। इस प्रकार्य में उन्होंने कहा कि वे आइटम जिन पर प्रकार्य आरोपित किया गया है, ये पैराडाइम की पहली इकाई है। इसके माध्यम से ये देखा गया है कि जिस इकाई का जो प्रकार्य है वह किस रूप में दिखाई हमें दे रहा है। सेकंड इसकी इकाई है अवधारणाओं का विषय परक संबोध, कि समाज में जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनका विषय परक संबोध किया जाए, उनके बारे में हमें जानकारी मिले और अभिप्रेरणा और उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए कि किस अभिप्रेरणा, किस मोटिवेशन से, किस ऑब्जेक्टिव से कार्य किया जा रहा है, फंक्शन किया जा रहा है, यह भी इस प्रकार्यवाद में देखने की आवश्यकता पड़ती है कि किस मोटिवेशन, कोई भी सामाजिक इकाई जो कार्य कर रही है वो किस मोटिवेशन को लेके कर रही है। हम शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, हम ये कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं, विभिन्न सामाजिक इकाइयाँ क्यों कार्य कर रही है, क्या इसके पीछे का मोटिवेशन है। पैराडाइम की थर्ड इकाई है वस्तुनिष्ठ परिणामों की अवधारणाएं। इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि विभिन्न जो इकाइयां हैं, विभिन्न जो अवधारणाएं हैं वो क्या हैं। तो इसकी पहली अवधारणा है प्रकार्य। और प्रकार्य क्या है? प्रकार्य वे परिणाम हैं जो कि समाज में व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करके एक नागरिक सुसभ्य बनता है, देश की एकता में अपनी भागीदारी निभाता है, समाज के विकास को ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो ये प्रकार्य है। प्रकार्य समाज की व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य। दुष्प्रकार्य, जिससे कि समाज में विघटन पैदा होता है, ये वह परिणाम है जिससे समाज में असंतुलन आता है। एक अवधारणा है अकार्य, जिससे ना तो समाज में लाभ होता है ना ही समाज में हानि होती है। तो इस प्रकार से 3 अवधारणाएं हैं। प्रकार्य, समाज में सुव्यवस्था और संतुलन को बढ़ाए रखना, समाज में विकास की धारा को आगे बढ़ाना। दुष्प्रकार्य, जिससे समाज में विघटन होता हो, और अकार्य, जिससे न लाभ होता है और ना ही हानि। प्रकार्य को पुनः मर्टन के द्वारा 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 प्रकारों में बांटा गया है, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य क्या है? प्रकार्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना, समाज में संतुलन बनाए रखना, सामाजिक इकाई द्वारा किया गया वह कार्य। प्रकट प्रकार्य वह होता है कि जिस इकाई द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके परिणाम को हम जानते हैं और वह हमारे लिए इच्छित भी होता है। मतलब चाहा गया और जाना गया प्रकार्य प्रकट प्रकार्य कहलाता है। जैसे हमने शिक्षा प्राप्त की, हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके परिणाम के रूप में हम जानते हैं कि हमारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। तो प्रकट प्रकार्य क्या है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके परिणाम, प्रकार्य क्या है? परिणाम है। और परिणाम प्रकट प्रकार्य मतलब वह परिणाम जो हमारे लिए इच्छित भी है और चाहा भी गया है, जो हमने सोचा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। अप्रकट प्रकार्य जो इच्छित नहीं है और मान्य भी नहीं है वह कहलाता है अप्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य, जब हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो हमारी अच्छी जॉब लगती है, और अप्रकट प्रकार्य, और इस अच्छी जॉब के साथ हमारी शादी भी बहुत अच्छे स्थान पर होती है, विवाह संबंध भी बहुत अच्छे स्थान पे होते हैं, तो यह उस सामाजिक इकाई का अप्रकट प्रकार्य है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा प्रकार्य क्या है। प्रकार्य वे परिणाम होते हैं जो हम चाहते हैं, जो समाज में व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखते हैं, और दुष्प्रकार्य जो समाज में विघटन लाते हैं। अकार्य, जिसके द्वारा समाज में न लाभ होता है न हानि। प्रकट प्रकार्य वे जो कि समाज में इच्छित होते हैं, चाहे गए होते हैं। अप्रकट प्रकार्य जो ना तो इच्छित होते हैं ना ही चाहे गए होते हैं। पैराडाइम की 4th इकाई है
उन इकाइयों की अवधारणा जो प्रकार्य के लिए उपयोगी है, अर्थात जिससे प्रकार्य में कोई ना कोई उपयोगिता चीज अवश्य जुड़ जाती है, वह इकाइयाँ पैराडाइम की 4th इकाई हैं। उन इकाइयों के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि ये किसी न किसी प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। ये बताती हैं कि किस तरह से समाज में विभिन्न प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं, विभिन्न चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की अवधारणा दी गई है। तो मर्टन ने अपने पैराडाइम की 5th इकाई दी है प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की अवधारणाएं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में जिस सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन किया जाता है उसमें कुछ विचार होते हैं, अंतर्दृष्टि होती है, अभिव्यक्ति छिपी हुई होती है, जिसे प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा जाता है। अर्थात इस जैसे जो भी कार्य होता है उस सामाजिक व्यवस्था के पीछे कोई न कोई विचार या अभिव्यक्ति अवश्य होती है, जिसे प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा जाता है। और ये प्रकार्यात्मक आवश्यकता ही, जिसे पूर्व आवश्यकता भी कहा जाता है, वह शर्त है जिससे कि नियमों का निर्माण होता है और संतुलन बना रहता है। इस पैराडाइम की 6th इकाई है उन साधनों की अवधारणाएं जिनके माध्यम से प्रकार्य पूरे किए जाते हैं। तो प्रकार्यों को पूरा करने के लिए भी कोई ना कोई साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस विचार के अंतर्गत किसी भी प्रकार्य को पूरा करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, जो साधन उपयोग में लिए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है कि जो भी हमने फंक्शन करना है उनमें हमें किन किन साधनों की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक साधनों को शामिल नहीं करते, बल्कि भूमिका निभाने वाले साधनों को, मूल्यों को श्रेणीबद्ध करने वाले को, सामाजिक श्रम विभाजन को शामिल करते हैं, जिसके आधार पर प्रकार्यों की आवश्यकता का पता चलता है। पैराडाइम की 8th इकाई है सेवेंथ इकाई है प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणाएं। जो हमारे विकल्प हैं प्रकार्यात्मक, वे केवल एक नहीं होते, बल्कि हमारे सामने कई सारे विकल्प होते हैं, जिनके आधार पर हम अपने विकल्प ढूंढकर समाज में व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखते हैं। तो मर्टन ने कहा है कि प्रकार्यात्मक विकल्प भी हमारे समक्ष होते हैं। पैराडाइम की 8th इकाई है संरचनात्मक संदर्भ की अवधारणाएं। इन इकाइयों की जो परिधि है, जो सामाजिक संरचना में प्रकार्य करती है, काम करती है, वे असीमित नहीं हैं बल्कि सीमित हैं। और सामाजिक संरचना में इकाइयों की अंतर्निर्भरता प्रकार्यात्मक विकल्पों और परिवर्तनों को प्रभावी तरीके से कम करती है। सामाजिक संरचना में जो इकाइयाँ होती हैं वे विभिन्न विकल्पों के माध्यम से उसके दबाव को कम कर देती है। यही संरचनात्मक संदर्भ की अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना में प्रकार्य किया जाता है, वे कुछ न कुछ इकाइयों को निश्चित रूप से दिखाई देता है। पैराडाइम की अगली इकाई है गतिशीलता एवं परिवर्तन की अवधारणा। समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है और सामाजिक संरचना परिवर्तनशील है। तो संरचनात्मक परिवर्तन के अध्ययन की अवहेलना नहीं की जा सकती, बल्कि ये बताया गया है कि समाज एक परिवर्तनशील इकाई है। इसकी अगली जो इकाई है 10th प्रकार्यात्मक विश्लेषण के सत्यापन की समस्या। सारे पैराडाइम में बार बार उन पूर्वानुमानों, कल्पनाओं और अवलोकनों पर जोर दिया गया है कि ये सब सत्यापित होने चाहिए। मर्टन के द्वारा ये बताया गया है कि जो भी इकाइयाँ हमने ली हैं, जो भी अवधारणाएं या पूर्वानुमान हमने लिए हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए। मर्टन का विचार है कि समाजशास्त्री उस अन्वेषण प्रक्रिया को कठोरता से परिभाषित करें जिससे कि प्रकार्यवाद की तार्किकता को समझा जा सके। तो पैराडाइम की जो 10th इकाई है उसमें मर्टन ने कहा है कि जो भी अवधारणाएं, कल्पनाएं हमने ली हैं, उनका सत्यापन किया जाना चाहिए, तभी हम अपने प्रकार्यवाद की अवधारणा को समझा पाएंगे।
और इस पैराडाइम की 11वीं इकाई है प्रकार्यात्मक विश्लेषण के वैचारिकी प्रभाव की समस्या। पैराडाइम में लगातार इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को कोई अंतर्निहित वैचारिकी नहीं होती, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही प्रकार्य को हम समझते हैं। फिर भी वैचारिकी की जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसमें हमें अध्ययन के उद्देश्य और तार्किकता के आधार पर ये तय होना चाहिए कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए। तो मर्टन ने 11 इकाइयों के माध्यम से प्रकार्यवाद का एक पैराडाइम दिया, जिसमें विभिन्न इकाइयों को समझाने का प्रयास किया और विभिन्न इकाइयों में तार्किकता और वैचारिकता लाने का प्रयास किया। प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अकार्य, इस तरह की विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से ये बताया कि समाज की विभिन्न इकाइयाँ समाज के लिए क्या क्या कार्य करती हैं। अब हम समझते हैं कि पैराडाइम का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, क्यों बनाया गया मर्टन के द्वारा यह पैराडाइम। तो इसके माध्यम से शोध का प्रयोजन पूरा होता है, जिनको आधार मानकर समाज की संरचना के सभी पक्षों का प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये पैराडाइम शोध के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसके माध्यम से समाज में जो भी इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं प्रकार्यवाद को ध्यान में रखते हुए, तो संरचना के सभी पक्षों का प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। मर्टन की वह पुस्तक बताइए जिसमें उन्होंने प्रकार्यवाद की अवधारणा दी। मर्टन के विभिन्न गुरु कौन कौन रहे हैं, किन किन का सहयोग लेकर किन किन की बातों को उन्होंने अपने प्रकार्यवाद की अवधारणा में आगे बढ़ाया है। प्रकार्य किसे कहते हैं, प्रकार्य के विभिन्न अर्थ कौन कौन से मर्टन के द्वारा दिए गए हैं। मर्टन ने प्रकार्यवाद को समझाने के लिए जो पैराडाइम दिया है उसमें कितनी इकाइयां हैं, इन इकाइयों को विस्तृत रूप से समझाइए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमें विभिन्न प्रतियोगी और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। मर्टन चूँकि एक बहुत ही जाना माना और पहचाना नाम है समाजशास्त्र में, इसीलिए इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और मिडिल रेंज थियोरी के लिए भी इनको जाना जाता है। आप वीडियो सुने, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें। थैंक यू सो मच।